इतिहास की सबसे बड़ी मिस्ट्री, एक ऐसी सभ्यता जो अचानक गायब हो गई, लेकिन जिसके सबूत आज भी जिंदा है। क्या सच में कोई सरस्वती नदी नाम की कोई चीज थी? अगर थी, तो उसकी सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई? कल्पना करो, तुम 5000 साल पहले एक ऐसे शहर में खड़े हो जहाँ की सड़कें साफ सुथरी हैं, जहाँ के मकान पक्के हैं और जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम है, और वो भी बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। जहाँ के शहर आज की मॉडर्न सिटीज से भी एडवांस है। तो एक सवाल है कि हम आगे गए या पीछे? मैं हूँ आपके साथ वीर शाक्य, और आज हम कक्षा 10th के फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सरस्वती सिंधु सभ्यता, आज हम इसको काफ़ी अच्छे से समझने वाले हैं, जिससे हमारे एग्जाम में कोई भी बात मिस नहीं होगी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस सभ्यता के परिचय के बारे में जान लेते हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्या? सरस्वती सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। जो इसका समय है इस सभ्यता का समय लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व रहा है। अगर आपको ईसा पूर्व समझने में थोड़ी दिक्कत आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिए। मैं इस ईसा पूर्व के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं आपको ईसा पूर्व और ईसवी के बारे में काफ़ी अच्छे से समझा दूंगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलते हैं। यह सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी। सहायक नदी की अगर हम बात करें तो सरस्वती नदी इसकी सहायक नदी रही होगी। 1921 में हड़प्पा पंजाब और पाकिस्तान में पाया गया। वहीं 1922 में मोहनजोदड़ो सिंधु, जो कि पाकिस्तान में पाया गया। इसके उत्खनन से हमें इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। खोजकर्ता दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता में 1921 में हड़प्पा की खोज करते हैं। दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा की खोज करते हैं। वहीं राखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। आगे चलते हैं। आगे है नगर नियोजन। मैं आपको बता दूं कि दुनिया में बहुत सारी सभ्यताएं हमको देखने को मिली, लेकिन इस सभ्यता की नगर नियोजन पद्धति सबसे सुव्यवस्थित थी। इसमें क्या हुआ था? नगरों को 2 भागों में बांटा गया था। सबसे पहला जो भाग था उसको गढ़ीला भाग, यानी कि दुर्ग कहा करते थे। यहाँ पर शासक वर्ग होता था या बड़े बड़े भवन होते थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह एक सामूहिक किला होता था, जहाँ पर सामूहिक चीज़ें हुआ करती थी। उसके बाद निचला नगर। निचले नगर में क्या था? यहाँ पर आम जनता रहती थी, जैसे श्रमिक हो गए, मजदूर हो गए, शिल्पकार हो गए। ये हमारे निचले नगर में रहा करते थे। सड़कें चौड़ी थी और सीधी थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यानी कि अगर आज की हम सड़कें देखें तो आज की सड़कें हमारी टेढ़ी होती हैं, यानी कि कोई सड़क कहीं जा रखी है और कोई सड़क कहीं गई हुई है। और क्या है, आज की सड़कें बहुत ही पतली पतली होती हैं। गलियों में जाने से डर लगता है। और इस सभ्यता में सड़कें चौड़ी होती थी और सीधी होती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मकान पक्की ईंटों के बने होते थे। आपको मैं बता दूं कि जो इनकी ईंटें पाई गई हैं वो 1:2:4 में पाई गई हैं, यानी कि जो अभी की हमारी ईंटें हैं सेम यही अनुपात हमारा उस समय रहा होगा। आगे चलते हैं। जल निकासी प्रणाली। आपको मैं बता दूं कि दुनिया में जितनी सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं में से किसी भी सभ्यता में जल निकासी प्रणाली नहीं पाई गई, यानी कि नालियाँ नहीं पाई गई। सिर्फ यही एक सभ्यता है जिसमें बहुत ही उन्नत नालियों की प्रणाली थी। इसमें क्या हुआ था? नालियाँ
पक्की ईंटों की बनी होती थी और ढक्कन लगे होते थे, यानी कि इनको ऊपर से ढक दिया जाता था ताकि जो इनकी स्मेल है या जो इनकी गंदगी है वो बाहर ना फैले। हर घर से नाली जुड़ी होती थी, यानी कि हर घर का पानी बाहर जो सड़क की नाली होती थी वहां पर आती थी। उसके बाद यह सभ्यता सबसे विशेष थी, यानी कि जो इस सभ्यता की यह सबसे बड़ी विशेषता थी। क्या? नाली प्रणाली इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी। ढकी हुई नालियां होती थी और घरों से इनका जुड़ाव होता था। आगे चलते हैं। आगे है आर्थिक जीवन। इस सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था? आओ एक बार इस पर भी प्रकाश डालते हैं। लोग कृषि करते थे, व्यापार करते थे और शिल्पकारी होते थे ये। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है देखो। अगर हम कृषि की बात करें तो कृषि में ये एक जो मुख्य फसलें थी वो गेहूं थी, जौ था और कपास, यानी गेहूं जो कपास इनकी मुख्य फसलें थी। और वहीं अगर हम पशुपालन की बात करें तो पशुपालन में ये बैल, गाय आदि को पाला करते थे। व्यापार, इनका व्यापार मेसोपोटामिया एक सभ्यता थी वहां से भी किया करते थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो सरस्वती सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता है। यानी कि जिस टाइम दुनिया में सरस्वती सिंधु सभ्यता थी उसी टाइम दुनिया में मेसोपोटामिया की सभ्यता भी थी, एग्जिस्ट करती थी। आगे हम बात करते हैं मोहरें। यहाँ की मोहरों का उपयोग व्यापार में किया जाता था, जो कि हमको जो इसकी मोहरें हैं ये मुख्यतः सेल खड़ी से बनी होती थी। किससे बनी होती थी? सेल खड़ी से इनकी मोहरें बनी होती थी। परिवहन के लिए इनकी बैलगाड़ियां होती थी जो कि भूमि का व्यापार के लिए यूज होती थी। वहीं जो नाव थी वो नदी या महासागर के व्यापार के लिए काम आती थी। आगे चलते हैं। आगे इनका सामाजिक जीवन कैसा था? लोग साफ सुथरे और व्यवस्थित जीवन जीते थे। क्या है जो इनका सामाजिक जीवन था इस सभ्यता का? लोग साफ सुथरे रहते थे और व्यवस्थित जीवन जीते थे, यानी कि ये अपने एक जीवन को काफी व्यवस्थित तरीके से जीते थे, यानी कि ऐसे ही कहीं पर फैले हुए नहीं थे। इनकी पूरी अपनी एक सोसाइटी बनी हुई थी। स्त्रियां गहनों का प्रयोग करती थी। लोग नृत्य, संगीत और खेलों से मनोरंजन करते थे, यानी कि हम थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं कि यह सभ्यता देखने में कैसी होगी, है ना? क्योंकि जो स्त्रियां हैं वो गहने पहन रही हैं, जो लोग हैं वो नृत्य, संगीत और खेल के माध्यम से खुद को मनोरंजित कर रहे हैं, और वहीं लोग साफ सुथरे हैं, व्यवस्थित हैं और आपस में काफ़ी इनका मिलाप होगा। आपको मैं बता दूं कि इस सभ्यता से जो मोहनजोदड़ो शहर है वहाँ की खोज से हमको एक नर्तकी की मूर्ति भी, यानी कि एक नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति भी देखने को मिली है। इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। आगे चलते हैं। धार्मिक जीवन। इस सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था? आपको मैं बता दूं कि इस सभ्यता का जो धार्मिक जीवन था वह प्रकृति की पूजा करता था। किसकी पूजा करता था? प्रकृति की पूजा करता था। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस सभ्यता की खुदाई में, इस सभ्यता की उत्खनन में हमें एक भी मंदिर नहीं मिला। बात करते हैं मातृ देवी। यह सभ्यता मातृ देवी की पूजा करती थी। किसकी पूजा करती थी? मातृ देवी की। शिव के पशुपति रूप की पूजा करती थी। किसकी पूजा करती थी? शिव के पशुपति रूप की मूर्ति मिली है, यानी कि उनकी पूजा करती थी। अब आपको यह सुन के थोड़ा ऐसा लगा होगा कि मैंने अभी कहा था कि यहाँ पर कोई मंदिर नहीं मिला, फिर ये मूर्ति कैसे मिली? मूर्ति मिली है हमको इस मोहर से। इस मोहर में हमको पशुपति शिव की मूर्ति देखने को मिली है, यानी कि जो मोहर हमने अभी पीछे बात करी थी कि ये लोग व्यापार के लिए मोहरों का यूज करते थे, तो उन्हीं एक मोहर पे हमको पशुपति शिव की मूर्ति देखने को मिली है। यहाँ के लोग वृक्ष और पशुओं की पूजा करते थे, जैसे पीपल या बैल की पूजा किया करते थे। अग्नि पूजा के प्रमाण भी हमको यहाँ देखने को मिले हैं। किसके? अग्नि पूजा के प्रमाण भी हमको यहाँ देखने को मिले हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है वृक्ष पूजा, यह विशेष रूप से इनकी पूजा किया करते थे। वहीं पशुओं की पूजा की बात करें तो गाय, बैल की आदि की पूजा ये किया करते थे। अग्नि पूजा के भी हमको यहाँ से प्रमाण मिले हैं। जो कालीबंगन है या लोथल है वहाँ पे अग्नि के हमको अवशेष देखने को मिले हैं।
और आपको मैं एक बात और बता दूं कि इस सभ्यता से जो आज का हमारा स्वास्तिक चिन्ह है वो भी हमको यहाँ से देखने को मिला है। मैं आपको स्वास्तिक चिन्ह बना के दिखा दूं। स्वास्तिक चिन्ह जो कुछ इस तरह का होता है वो भी हमें इस सभ्यता से देखने को मिला है। अभी मैं थोड़ा सही से बना नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो स्वास्तिक चिन्ह है ये भी हमें इस सभ्यता में देखने को मिला है। आगे चलते हैं। कला और शिल्प। इस सभ्यता का जो कला थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। मूर्ति कला के जो ये क्या थे, ये मूर्ति कला में निपुण थे। तभी तो हमें नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य की मूर्ति मिली है और पशुपति शिव की मुहर मिली है ना। तभी तो हम ये अनुमान लगा पाते हैं कि हाँ ये मूर्ति कला में निपुण थे। वहीं अगर हम खिलौने की बात करें, आभूषण की बात करें, तो वो भी हमको इस सभ्यता में देखने को मिले हैं। जैसे आपको यहाँ तस्वीर में दिख रहे होंगे, यहाँ पे खिलौने भी रखे हुए हैं और यहाँ पे इनके कुछ आभूषण भी रखे हुए हैं। ये जो आभूषण थे, ये जो अमीर लोग होते थे वो हाथी के दांत को पहनते थे और वहीं जो गरीब लोग होते थे वो पत्थर को पहनते थे। यानी कि हम कहें तो आभूषण पहनने की पद्धति पुराने टाइम से भी चलती हुई आ रही है। वहीं अगर हम धातुओं की बात करें तो धातुओं में ये सोना, चांदी, तांबा, कांस्य का उपयोग करते थे। यह सभ्यता इनमें उन्नत थी। किसमें? सोना, चांदी, तांबा, कांस्य का उपयोग किया करते थे। अगर आपसे कोई पूछता है कि एक ऐसी धातु का नाम बताओ जो इस सभ्यता में नहीं पाई गई, तो आप अपना सीना ठोक के कहना कि हाँ हमें पता है, उसका नाम है लोहा। हाँ, इस सभ्यता में जो लोहा धातु है वो नहीं पाई गई है। आगे चलते हैं। लिपि और भाषा। देखो, हम अगर लिपि की बात करें तो लिपि वो होती है जिसको जो लिखने का तरीका होता है उसको हम लिपि कहते हैं। जैसे अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी की लिपि हमारी देवनागरी है। क्या है? देवनागरी। अगर हम हिंदी लिखते हैं तो हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। लेकिन अगर मैं हड़प्पा सभ्यता की बात करूं, सरस्वती सभ्यता की बात करूं, तो यहाँ पर जो हड़प्पा वासी थे इनकी लिपि हमको देखने को मिली है। वो लिपि थी चित्रलिपि। क्या थी? चित्रलिपि। यानी कि ये अपनी बातों को चित्र के माध्यम से बताया करते थे। कैसे बताते थे? चित्र के माध्यम से। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ये एक बैल बना हुआ है ना, बैल बना हुआ है। यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है जो बैठा हुआ है, ये एक योग मुद्रा में बैठा हुआ है, हम ऐसे कह सकते हैं। यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो अपने आसपास ये जानवर हैं, इनसे ये लड़ाई कर रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये अपनी बात को चित्र के माध्यम से बताते थे। जैसे अगर किसी को बात बतानी है कि मुझे एक जानवर का शिकार करना है, तो वो शायद अपनी बात को कुछ इस तरह बताते होंगे। जैसे यहाँ पर उन्होंने एक इंसान बना दिया, इसके ये हाथ निकाल दिए, इसके ये पैर निकाल दिए और उसके हाथ में ये एक भाला पकड़ा दिया और यहाँ पर एक जानवर बना दिया, है ना। और कह दिया कि हम इस जानवर का क्या करेंगे, इसके 4 पैर बना दिए और इसकी ये पूंछ बना दी और कहा कि हम इस जानवर के क्या करेंगे, इस जानवर का हम शिकार करेंगे। यानी कि ये इस तरह अपनी बातों को चित्र की लिपि से बताया करते थे, जो कि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। अब देखो, जितना हमको समझ आता है उतना तो हम समझते हैं, लेकिन जो लिपि होती है उसको एक पढ़ने का तरीका होता है। मान लो अगर हमने यहाँ पर इस चीज़ को कुछ मान लिया, ठीक है, यहाँ पर ये लड़ाई कर रहे हैं, तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, इनका शिकार कर रहे हैं। हमने ये अपने दिमाग में अनुमान लगा लिया। लेकिन अगर यही सेम चीज़ हमको कहीं और देखने को मिलती है तो भी हम इसी चीज़ को उठा के देखेंगे कि इसका मतलब था कि ये शिकार कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर इसका मतलब कुछ और है। तो इसलिए इस सभ्यता की जो लिपि है इसको पढ़ने में बहुत ही कठिनाई आ रही है। आगे चलते हैं। सभ्यता का पतन। इसका पतन लगभग 1500 ईसा पूर्व के बाद ही शुरू हो गया था। ये 1500 ईसा पूर्व के बाद इस सभ्यता का विनाश हो गया, यह सभ्यता नष्ट हो गई। इसके कारण क्या थे? इसके कारण थे बाढ़ या प्राकृतिक आपदाएं। देखो, अगर बाढ़ आती है तो भी तबाही लेकर आती है। प्राकृतिक आपदा थी, यानी कि प्राकृतिक आपदा में अगर हम बात करें तो बाढ़ या सूखा, अगर सूखा पड़ेगा तो भी सभ्यता नष्ट हो जाएगी, बाढ़ आएगी तो भी सभ्यता नष्ट हो जाएगी। वही अगर हम बात करें जल मार्ग, देखो जल मार्ग बदल गए तो सूखा पड़ गया है, क्योंकि जो नदी पहले जिस रास्ते से जाती थी वहां पर लोगों ने अपनी
अपनी सभ्यता को बसा लिया, लेकिन अब वहां से नदी गुजरती नहीं है, नदी ने अपना रास्ता बदल दिया है, तो वहां पर जो लोग रहते थे उनको पानी की दिक्कत होने लगी, और पानी की दिक्कत की वजह से वो सभ्यता वहां से खत्म हो गई, है ना। बाहरी आक्रमण, कहा जाता है कि आर्यों का आक्रमण माना जाता है। किसका आक्रमण माना जाता है? आर्यों का। कहते हैं कि आर्यों ने इस सभ्यता के ऊपर आक्रमण किया, जिस कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई। इसके प्रमाण हमको मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। मोहनजोदड़ो का अगर हम इसको विस्तार से समझे तो इसका मतलब होता है मृतकों का टीला, यानी कि यहाँ पर हमको एक ऐसा टीला मिला है, आपको यहाँ पर तस्वीर में दिख रहा होगा, यहाँ से हमको एक ऐसा टीला मिला है जहाँ पर जो कंकाल है वो बहुत ही बिखरे हुए मिले हैं। कैसे मिले हैं? बिखरे हुए मिले हैं, यानी कि लग रहा है कि यहाँ पे मार काट हुई है, ऐसे इसके अवशेष मिले हैं। और मिट्टी की उर्वरकता घट जाना, जहाँ पर लोग खेती करते थे वहाँ की खेती की जो उपजाऊपन है उसका कम होना, यह भी इस सभ्यता के पतन का मुख्य कारण रहा होगा। आगे चलते हैं। आगे इस सभ्यता के हम निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता प्राचीन भारत की सबसे उन्नत नगर सभ्यता थी। ये कहने में हमको कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने जो पीछे बातें पढ़ी वो इस सभ्यता को प्रस्तुत कर रही हैं कि यह सभ्यता प्राचीन भारत की सबसे उन्नत सभ्यता थी। आपको मैं बता दूं कि इस सभ्यता में छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज का ध्यान रखा गया था। यह सभ्यता काफी सुव्यवस्थित थी और यह भारतीय संस्कृति की नींव मानी जाती है। कहते हैं कि जो भारत की संस्कृति है वो इसी सभ्यता के बाद शुरू हुई है, यानी कि भारत की संस्कृति इन्हीं सभ्यताओं से उभरते उभरते आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे चलते हैं। आगे अब आपके लिए एक प्रश्न है। प्रश्न यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख और विकसित नगर कौन सा था? आपके पास ऑप्शन है लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन। आप अपने आंसर को नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस सभ्यता के बारे में आपको जानकर कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइए, और अगर आपको कुछ समझ ना आया हो ये भी मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपकी कोई क्वेरी है उसको भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली आने वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।